चैप्टर नंबर 1 सेकंड बुक का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आप लोगों को फर्स्ट बुक के मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए प्री बोर्ड के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन 20 करवा रखे। लॉन्ग क्वेश्चन वही 20 आप लोगों को पढ़ने हैं, और जैसे ही सेकंड बुक ख़त्म हो जाएगी तो मैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स और आपका पोस्टर मैचिंग पे भी डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूंगा। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसमें से मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपने नोट्स में से। लॉन्ग के बिहाफ पर आपको वही 4 पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन करवाऊँ आप लोगों को। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से आप लोग क्या समझते हैं? एक और क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिहाज से। 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई, ये याद रखना, ये मैचिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 ऐसी भिन्न सभ्यताओं के लोग हैं जो परस्पर विरोधी विचारों और धारणाओं पर आधारित हैं। यानी कि उनके विचार, उनका धर्म, वेशभूषा, खान पीन एक हिंदू और एक मुसलमान की बिल्कुल अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना जी अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात को समझा रहे हैं, कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अलग राष्ट्र चाहिए था मुसलमानों के लिए। भाई कहने का मतलब ये कि मैं मांग कर रहा हूँ ना, तो तर्क देना पड़ेगा ना कि मैं ये जो मांग कर रहा हूँ तो किस आधार पर कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक तर्क देना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कह रहा है जिन्ना के अनुसार, जिन्ना जी का नाम याद रखना, फोटो देखना चाहो तो देख लेना, एकदम सूखे हुए हैं चेहरे से। जिन्ना के अनुसार मुसलमानों का अलग देश, मुसलमानों का, डिंकी गौर फरमाइएगा, अलग देश, अपना अलग भूभाग, अपना अलग राज्य होना चाहिए जिन्ना जी के अनुसार। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी, जो नेक्स्ट लाइन है, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद और अन्य राष्ट्रवादी नेता मुस्लिम लीग की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते थे। ये जो लोग थे वो लोग इस मान्यता को नहीं मानते थे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना तर्क दे रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि बंटवारा हो। लेकिन भाई मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री का भूत सवार हुआ था, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग कर दी और देखो करके चले गए। पाकिस्तान भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? आज पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान एक कंट्री है, उस कंट्री को अन्य देश मतलब लोग जानना पसंद नहीं करते। क्या उनको ऐसा लगता है कि टेररिस्ट कंट्री है, और कंट्री में घुमाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले सोचेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी थे जिन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की और अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर उन्होंने ये तर्क दिया कि भैया हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग भूभाग चाहिए, वगैरह वगैरह। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, याद रखना। आपके 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो निकलेंगे ना। तो वो चैप्टर है जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना? ये लिखवाया ना मैंने अभी, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ जी। ठीक, भूमिका फिर से ध्यान देना, समझना पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1947 में राज्य विलय संबंधी समस्याओं पर नोट लिखो। यानी कि रियासतों को जब
विलय किया जा रहा था तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता। पॉइंट है ना बात में, समझ में आई? आंसर, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने घोषणा की थी, ये याद रखना, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में है और ध्यान से सुन लो तो याद हो जाएगा। क्या आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में देसी 565 रियासतों को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत में भी कि भारत में जो 565 रियासतें हैं उनको भी आज़ाद कर दिया जाएगा। उन्हें ये हक होगा कि वह भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या अपना अलग देश बनाए। यहाँ पे ना अंग्रेजों ने, जिसे मैंने लास्ट क्लास में कहा, फूट डालो और शासन करो की नीति थी। यहाँ पे वो चाह रहे थे कि हम जा रहे हैं लेकिन इस भूभाग को इस तरीके से तोड़ के चले जाएं कि ये संभल में ना पाए। तभी तो उन्होंने 565 रियासतों को ये अधिकार दे दिया कि भैया आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, या इंडिविजुअल अपनी कंट्री रियासत बना के सर्वाइव करो। ये उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। देखो ये सारा काम किसकी इच्छा पर निर्भर होगा? उन रियासत के राजाओं पर निर्भर होगा। रजवाड़ों के विलय की समस्या उस समय की प्रमुख समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों? अपने घर को बड़ा करना था ना, तो वो घर में जुड़ जाएंगे तो एक ताकतवर, अपने आप को हम ताकतवर महसूस करेंगे। एक से भले दो, सुना ना, एक से भले दो। तो उस रणनीति के आधार पर विलय के लिए हम लोग थे कि हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें जुड़े, और उसके लिए काम करना स्टार्ट हो गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई और इस काम को अंजाम दिया। लेकिन बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पहला पॉइंट, रजवाड़ों का स्वरूप। कह रहा है कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बट गया था। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्से पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा था और दूसरे हिस्से पर देसी रजवाड़ों का। देखो, ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में, एक पर अंग्रेजों का और दूसरे पे देसी रजवाड़ों का, रियासतों का। आगे कह रहा है कि देसी रजवाड़ों में राजाओं का शासन था। ऊपर में बताया ना, देसी रजवाड़ों में राजाओं का शासन था और कुल मिलाकर 565 रजवाड़े थे और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। भारतीय का शब्द आ गया कि उन रजवाड़ों में 4 भारतीयों में से एक व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े की क्या थी? प्रजा थी। तो ये भी समस्या देखने को मिली। सेकंड पॉइंट, विलय की समस्या। कह रहा है कि भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़े की प्रजा को नहीं था। जब अंग्रेजों ने ये अधिकार दिया रियासतों को, रजवाड़ों को, तो ये जो अधिकार था कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ या हिंदुस्तान में मिल जाओ, ये फैसला लेने का अधिकार राजाओं के पास था, ना कि उस रियासत के जनता के पास। कह रहा है कि ये फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल रियासतों में हमने पढ़ा ना, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, कि भैया जहाँ पर किसी में ऐसा था कि राजा हिंदू था, प्रजा वहाँ पर मुसलमान प्रजा वहाँ पर ज़्यादा थी, या मुसलमान राजा था और वहाँ प्रजा हिंदुओं की ज़्यादा थी। तो एक ये भी समस्या थी रजवाड़ों को विलय करने में। तीसरा पॉइंट, कह रहे रजवाड़ों का रवैया। देसी रियासतों के विलय की समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को आज़ाद करने की घोषणा की। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि सबसे पहले की बात की जा रही है कि भैया मैं अलग रहूँगा, तो किस बंदे ने सबसे पहले ये बात कही? तो त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को आज़ाद रहने की घोषणा की और अगले ही दिन
हैदराबाद के निज़ाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। अगर देखा जाए इस चैप्टर में से हैदराबाद का जो विलय था वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगर मैंने वो पिक नहीं किया। वो मैंने इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि अगर तुम अपना 5 मिनट दोगे और जो लैंग्वेज मैंने लिखवा रखा है उसको एक बार रीड आउट कर लोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया कि फिर से रिविज़न हो जाए। डन। ये 3 समस्या थी रियासतों को विलय करने में। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 8। जहां बात समझ में ना आए प्लीज पूछ लेना, ठीक है? राधा समझ में आ रही है ना? मेरे राजा तुझको ना समझ में ऐसा हो सकता है? ना ना हाँ 10 मिनट पागल हो रही है क्या? मैं सिमरन क्लास दूंगा, चिंता ना करें सिमरन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क थे, ठीक है, अथवा उस समय कोई तर्क युक्ति कारक भी थे? यानी कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, आ गया? नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि रातों को समझ में नहीं आया। मैं फिर से रिपीट करूँ, नहीं है ना? चलो ध्यान समझना कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, भाई भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है, अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो भारत हमारा क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। डन। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा कॉन्सेप्ट तो था नहीं, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना था। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तरीकों, ये तरीकों नहीं, तर्कों, ठीक है, मैंने लिखवा रखा है ना, किन तर्कों का इस्तेमाल किया? अब देखो, तर्कों का मतलब ये है कि किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने तर्क दिया ना कि हमें अलग भूभाग चाहिए, एक अलग पाकिस्तान होना चाहिए। उसके लिए तर्क दिया उन्होंने कि भैया इन कारणों से मैं कह रहा हूँ, इन कारणों से कह रहा हूँ कि हमें एक अलग भूभाग चाहिए। तो यहाँ पे नेहरू जी की बात हो रही है कि नेहरू जी ने क्या तर्क दिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? आगे तो तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक, यानी कि जो तर्क नेहरू जी ने दिए, क्या वास्तव में वो तर्क सही थे या मन घड़त भावनाओं वाली बात थी, उन्होंने बोल दी? जैसे राजवीर कहे कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये भावना में बस बोल गया झूठ में, या वास्तव में बात सच है? पॉइंट है। तो केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क थे, अथवा उस समय कोई तर्क युक्ति कारक भी थे? यानी कि जब वो ये काम कर रहे थे, नेहरू जी ये काम कर रहे थे, तो क्या वास्तव में ऐसी स्थिति थी, या बस भावना में ही ये काम हो गया और कर दिया गया? बात समझ में आई? यानी क्वेश्चन पक्का ना? हाँ है? हाँ नैतिक ना भाई, उचित भाई कार्य कर रहा हूँ मैं, नैतिक कार्य होंगे, उचित कार्य होंगे तो ना नैतिक। अब आ जाओ जी आंसर। पॉइंट नंबर 1 ही, अच्छा मैंने पॉइंट नंबर 1 को हाईलाइट किया हुआ, 2 और 3 को हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो पॉइंट नंबर 1, ऐतिहासिक आधार पर अब तर्क दे रहे हैं कि भैया हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों बनाया भारत को। तो नेहरू जी कह रहे हैं ऐतिहासिक आधार पर। अब ऐतिहासिक आधार पर क्या पॉइंट है कि नेहरू जी ने ऐतिहासिक आधार पर यह कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो क्या कह रहे हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और प्राचीन काल से ही, अब तर्क दे रहे हैं भाई क्यों? क्योंकि और प्राचीन काल से ही भारत में मिश्रित संस्कृति रही है। अगर भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास देखा जाए तो हम देखेंगे कि भारत के अंदर मिश्रित मिली जुली संस्कृति रही है। तो भैया जब पहले थी मिली जुली संस्कृति, तो अब वास्तव में बनाने में क्या कोई प्रॉब्लम है? पीछे का इतिहास जैसा था वैसा आज रखने में हम रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक, बात समझ में आई? ठीक, वेरी गुड। तो कह रहा और प्राचीन काल से भी भारत में मिश्रित संस्कृति रही है, यहाँ तक कि देश की आज़ादी की लड़ाई भी, देश की
आज़ादी की लड़ाई भी सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ी है। देख लो भाई, आज़ादी भी सभी धर्मों के लोगों ने जिनकी जिस धर्म की है उस धर्म के लोग भी शामिल थे। मैं जिस धर्म का हूँ उस धर्म के लोग भी उसमें शामिल थे, ठीक है। और विदेशी शासन का विरोध किया। भाई आज़ादी किसी एक धर्म ने थोड़ी दिलाई, आज़ादी तो मिश्रित धर्मों ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। तो भाई आज़ाद होने के बाद अगर मैं अपने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में नेहरू जी की, यानी कि नेहरू जी ने जो तर्क दिया भावनात्मक नहीं था। क्या भावनात्मक है? नहीं, वो तो आंखों से देख रहे हैं कि भैया आज़ादी मिश्रित धर्म ने मिलकर दिलाई है, तो हमारा अगर देश धर्मनिरपेक्ष बने तो कोई प्रॉब्लम डन। सेकंड पॉइंट, देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता, ठीक है। क्या देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नेहरू जी का मानना था कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना आवश्यक है। इससे भारत में एकता उत्पन्न होगी। मिलजुल के रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा तो भारत क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। वहीं पर अब यहाँ पे वही बात आ गई ना, 1 और 1 11, 1 और 2 मैंने पीछे कहा था, मगर 1 और 1 11। भाई हम मिश्रित संस्कृति का हमारा इतिहास पुराना रहा है, और हम वास्तव में भी अगर रहते हैं मिश्रित संस्कृति के साथ तो मजबूत रहेंगे ना, ताकतवर रहेंगे। पक्का। राजवीर की अगर लड़ाई हो जाए तो अपने दोस्तों को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा ताकत के लिए, है? तो प्रेम चोपड़ा क्यों लग रहा है मेरे को आज? मैं अभी प्रेम चोपड़ा को देख के, तुम जानती हो प्रेम चोपड़ा को? इन बॉलीवुड के इंडस्ट्री के बहुत अच्छे विलन, ठीक है। तीसरा, विश्व कुटुंब। क्या शब्द है? विश्व कुटुंब और एकता की अवधारणा। कह रहा कि भारत विश्व को एक परिवार समझता रहा है। सही बात है, भारत विश्व को एक परिवार समझता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक तर्क देते हुए कहा है कि भारत वासियों की भाषाएं, धार्मिक विचार कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने सदैव एकता में विश्वास किया है। यहाँ पे ये वाला शब्द भावनात्मक कह सकता हूँ दिल से, कि भैया हमारे लिए विश्व क्या है? एक परिवार है। तो हम अगर अपने देश को भी धर्मनिरपेक्ष मिश्रित धर्म के साथ बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। निष्कर्ष कह रहे हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए जो तर्क नेहरू जी ने दिए हैं वह केवल नैतिक तर्क नहीं है, उनके पीछे युक्ति तर्क कारण भी है। नैतिक तर्क नहीं है, उनके पीछे युक्ति तर्क कारण भी है। उदाहरण के लिए 2007 की जनगणना के अनुसार 2007 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ही नेहरू जी का वास्तविक उद्देश्य था। यानी कि भारत के अंदर मतलब हर पक्ष का विकास करना नेहरू जी का वास्तविक उद्देश्य था, कि कोई भी धर्म अपने आप को असहाय महसूस ना करे। देख लो 2007 की जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, ठीक है, बढ़ चुकी है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने मुसलमान भारत में उतने मुसलमान तो पाकिस्तान में भी नहीं है। अभी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है। तो ये सारे जो तर्क दिए नेहरू जी ने, ये भावनात्मक नहीं थे, तर्क युक्ति के साथ थे। डन। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में से प्लीज, और जैसे ही खत्म हो जाएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन का सिलसिला, तो मैं वीडियोस बना के भेज दूँ, ग्रुप में भेज दूँ, कुछ भी, वो तुम्हें पढ़ते रहना है। बट तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं तुम्हें क्लास में नहीं बुलाऊंगा, तुम्हारे पेपर चल रहे होंगे, मगर डाटा तो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो ना पढ़े वो उसकी मर्जी होगी। मेरी तरफ से ये होगा कि मैंने डाटा भेज दिया। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 9 नोट्स का 9 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।
कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई? और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो आ जाओ जी सीधा आंसर पे। और ये क्वेश्चन मुझे क्यों लगता है कि 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, वो भी अथवा करके नीचे आएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है बस सिमरन नहीं आई, क्वेश्चन निकल गया यार हाथ से। आंसर क्या है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। कब? 1953 में। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, मैचिंग में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम? याद रखना जिसका मुख्य कार्य भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना था, भाषा के आधार पर, तथा राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना था कि भैया इस राज्य की इतनी सीमा होगी। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ठीक, आज संख्या देख रही हो ना, 28 राज्य 8 केंद्र। तो पहले कब? 1956 तक कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र। अभी 14 राज्य और 6 केंद्र में ये क्यों बने उस समय? क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अपने हिसाब से सीमांकन किया था क्षेत्रों को, अपने प्रशासन को चलाने के लिए सीमांकन किया था। तो 1956 में अभी मोटा मोटी क्या कर दिया गया कि भैया 14 राज्य और 6 केंद्र। डन। अब आ जाओ जी पॉइंट नंबर 1 पे। कह रहा है भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की परिस्थितियां। पहला पॉइंट, औपनिवेशिक शासन के समय भारत। औपनिवेशिक शासन के समय भारत, फिर अंग्रेजी शासन के समय भारतीय प्रांत की सीमाएं अंग्रेजों ने अपने प्रशासन की सुविधा के आधार पर बनाई थी। जो मैंने भी एग्जांपल दिया वो पॉइंट में नीचे आ गया कि भैया उन्होंने पहले अपने हिसाब से बनाया था। दूसरा पॉइंट, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। क्या है कि नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय किया कि भारतीय राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया जाएगा। स्वप्न पहले से ही देखा जा रहा था। ठीक, और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। अब भाई धर्मनिरपेक्ष, हम लोग पर पढ़ा ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाना, तो उन धर्मों को समेट कर रखना भी तो जरूरी है। मिक्स कर, अब अपने ही देश में मिक्स कर देंगे तो फिर खिचड़ी बच जाएगी ना। एक अस्तित्व दिया जाए कि हाँ ये पंजाब है, तो ये हरियाणा है, तो ये गुजरात है, ये तो महाराष्ट्र है। एक अस्तित्व दिया जाए उनको। और हाँ, और किसी को कहीं भी आने जाने की छूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाए आगे बढ़ते हैं। और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, स्वतंत्र भारत में बदलती हुई परिस्थितियाँ। कह रहा है कि आज़ादी के बाद जब पाक और भारत का बंटवारा हो गया, तब भारतीय नेताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया। ध्यान से समझना इस बात को। अभी 1920 में ये बात कही गई थी कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब करने पे आई बात तो मन में एक क्वेश्चन उठ गया और मना कर दिया गया। क्लियर करना, मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान समझना बात को, पॉइंट को फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जब पाक और भारत का बंटवारा हो गया, तब भारतीय नेताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया, क्योंकि भारतीय नेताओं को ये भय था, ये डर था कि उन्हें भारत की एकता व कहीं भारत की एकता व अखंडता ना टूट जाए। क्योंकि भैया उनको थोड़ी मालूम था कि 1947 में, मैं 1920 की ही बात कर रहा हूँ, कि उस समय ये बात जब कही गई, हमने भी पढ़ा नागपुर अधिवेशन के अंदर ये बात जब कही गई, तो उनको थोड़ी मालूम था कि 1947 में इस तरीके से एक प्रांत 2 प्रांत में बढ़ जाएगा। एक भूभाग, भाई भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था ना, और बटा भी तो लहूलुहान तरीके से। डन, उनको नहीं मालूम था, तो इसलिए वो क्या हो गए, डर गए कि भैया अब हमारे हिस्से में भारत आया, हिंदुस्तान आया, अगर इसमें भी अगर हम धर्म के आधार पर कुछ करते हैं तो कहीं अंदर ही अंदर विस्फोट ना हो जाए, तो डर गए वो। चौथा पॉइंट कह रहे हैं
भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन। जब भारत की केंद्र सरकार ने इस बात को इनकार कर दिया कि भारत को भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे, तो चारों तरफ आंदोलन होने लगे। लो अब देख लो, डर था कि अगर बनाते हैं तो आंदोलन ना हो जाए, टूट ना जाए, और जब नहीं बना रहे तो आंदोलन होना शुरू हो गया। तो ठीक है, मैं कहता हूँ वो अच्छी बात, सही हुआ फिर तो वो सही हुआ। सरकार करती तो ये होता है कि भैया ये फूट डाल रहे हैं, और लोगों ने अपनी इच्छा से करवाया और हमारे साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खतरनाक नाम आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है, जिस नाम को पढ़ेंगी सिमरन कह रहा हूँ, डिंकी। पॉइंट नंबर 5 पढ़ें, क्या कह रहा है? ओके ठीक है, डिंकी नहीं पढ़ेगी। पोटी श्री रामलू की भूख हड़ताल और उनकी मृत्यु। पोटी श्री रामलू की भूख हड़ताल और उनकी मृत्यु। श्री रामलू ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग की और भूख हड़ताल कर दी। इन्होंने मांग करी और भूख हड़ताल कर दी। 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन। श्री अन्ना हजारे जी ने दिल्ली में कितने दिन का अनशन किया था मालूम है? चलो ऑप्शन देता हूँ, 10, 12, 17, 18। वेरी गुड, 12 दिनों का अनशन था श्री अन्ना हजारे का, जिन्होंने पानी तक भी नहीं पिया था। ठीक, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि श्री रामलू ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग की और भूख हड़ताल कर दी। 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कई जगह हिंसक घटनाएं घटी हैं, कोई नहीं। अंत में 1952 में भारत के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा की और उसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ऊपर ही हमने पढ़ा था ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 में। तो किसके बाद बनाया गया? इसी के बाद बनाया गया। और 1956 के अधिनियम के पास कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। फिर धीरे धीरे जैसी सिचुएशन के अनुसार आज आप लोग देख रहे हो 28 राज्य वर्तमान में हैं। तो इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन प्लीज़ अच्छे से कर लेना। और संडे आप लोगों का टेस्ट है 20 क्वेश्चनों का, 1 घंटे का टेस्ट, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो। मॉर्निंग में पॉसिबल है नहीं, शायद इवनिंग में ही मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। संडे और वही पॉसिबल होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।